हेलो बच्चों, क्लास 11th केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज में हम पढ़ रहे थे पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। इस टॉपिक के अंदर हमारी जो तीसरे प्रकार की प्रॉपर्टीज थी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में हम पिछले वीडियो के अंदर डिटेल से पढ़ा है कि हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, और ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो क्या होता है, मतलब डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है, और ग्रुप के अंदर हम अप टू डाउन में जाते हैं तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी के अंदर क्या चेंजअप होता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर इसी आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आगे बढ़ाते हुए हमें ये पढ़ना है कि हमारे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से पीरियड के एलिमेंट, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, तो उन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट की जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, ये हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, उनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उसके अंदर उतार चढ़ाव होता है, मतलब बीच बीच में किसी की ज़्यादा हो जाती है और किसी की कम हो जाती है। तो ये ऐसा चेंजअप क्यों होता है, इसको इस वीडियो के अंदर हम डिटेल से समझने वाले हैं। ओके, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप इसको नोट डाउन कर लें। यस, शुरू करते हैं। हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसके जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है ना, कौन कौन से एलिमेंट है हमारे सेकंड पीरियड के अंदर, Li, Be, B, C, N, O, F और Ne, ये हमारे 8 एलिमेंट है जो हमारे सेकंड पीरियड के अंदर होते हैं। तो सेकंड पीरियड के अंदर ये जो एलिमेंट है उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, है ना। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब जो हमारे न्यूट्रल एटम होते हैं उनके अंदर से हम जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालते हैं तो उस समय जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी कहलाती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो सेकेंड पीरियड के ये जो एलिमेंट हैं उनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है उसका ऑर्डर, है ना, मतलब किसकी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है उसका ऑर्डर आपके सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम ये क्लियर करते हैं कि ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट का ये जो ऑर्डर लिखा हुआ है इसमें किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है, उसको क्लियर करते हैं। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमारा लिथियम, है ना, लिथियम हमारा पीरियोडिक टेबल के कौन सी साइड के अंदर है, लेफ्ट साइड के अंदर। और हमें ये पता है कि पीरियड के अंदर जब हम लेफ्ट टू राइट में जाते हैं तो हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। बढ़ती है मतलब लिथियम से जैसे हम राइट हैंड साइड में जाएंगे, मतलब इस तरफ जाएंगे इस डायरेक्शन के अंदर, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो लिथियम के बाद में जो बेरिलियम आता है तो उसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिथियम से क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर बेरिलियम की जो आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी है वो लिथियम से क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद जो हमारा बेरिलियम के बाद जो बोरॉन आ रहा है उस बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी बेरिलियम से क्या होती है, कम होती है। मतलब बोरॉन की ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन वो ज़्यादा होती नहीं है और वो कम होती है। तो ऐसा क्यों होता है ना, इसको मैंने यहाँ बॉक्स बना करके आपको बताया है कि यहाँ पर ये क्या है, अपवाद है। मतलब ये यहाँ पर बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बेरिलियम से क्या होती है, कम होती है। तो इसका रीजन क्या होता है उसके बारे में मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको हम डिटेल से समझने वाले। ओके, उसके बाद जब बोरॉन के बाद हम जब कार्बन में जाते हैं तो कार्बन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, रूल्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है। कार्बन के बाद, है ना, कार्बन के बाद जैसे हम नाइट्रोजन में जाएंगे तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कार्बन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ओके, ये ज्यादा ही है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद जैसे ही हम नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में जाते हैं तो ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये भी ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो नाइट्रोजन से कम होती है, कम होती है। तो ये सिंबल यहाँ पर इस प्रकार से बनाया गया है। मतलब यहाँ पर भी ये अपवाद है कि नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की कम होती है, और होना क्या चाहिए, ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए और नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जब हम ऑक्सीजन से फ्लोरीन में जाते हैं, ओके, तो फ्लोरीन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। क्लियर। उसके बाद में लास्ट में जब नियोन के अंदर जाते हैं तो नियोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है, हमारी फ्लोरीन से भी उसकी ज़्यादा होती है। मतलब ये बाकी जो हैं वो तो रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे क्लियर है ना, सही है।
लेकिन यहाँ पर बीच में ये जो दो अपवाद हैं, वो दो अपवाद हमारे क्यों होते हैं, उसका क्या रीज़न है, तो इन दोनों के बारे में है ना, यहाँ पर बेरिलियम और बोरॉन के लिए ये वाला क्वेश्चन है और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए ये एक जो क्वेश्चन के रूप में मैंने आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और समझिएगा कि यहाँ पर ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, हमारी बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोरॉन से क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो ऐसा क्यों होता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम से हमारी क्या होती है, कम होती है ना। दोनों बातें एक ही बात है ना। क्वेश्चन आपका एग्जाम में किसी भी तरीके से आ सकता है, दोनों ध्यान में रखना है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। व्हाई विल द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। मतलब हमारे बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी स्लाइटली लेस देन मतलब थोड़ी सी कम होती है। किससे कम होती है, बेरिलियम से कम होती है। जबकि होना क्या चाहिए, बेरिलियम से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन बेरिलियम से क्या होती है, बोरॉन की एंथैल्पी कम होती है। ओके, तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा पूछा गया आपको, तो उसका जवाब आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही अपने को आंसर मिलने वाला है कि इसकी ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है। तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप देखिएगा। हमारा जो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ बेरिलियम एंड बोरॉन, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 है और बोरॉन जिसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर क्या होगा, तो बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 1s2 2s2। ये तो हो गया हमारा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा जिसमें 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और जो लास्ट जो हमारा 5th वाला इलेक्ट्रॉन है वो हम भरेंगे 2p के अंदर। तो ये हो गया हमारा बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर। अब इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चलता है ना, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर बेरिलियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो हमारा किस में है, 2s के अंदर है। किस में है वो, 2s के अंदर। और हमारा बोरॉन के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में है, 2p के अंदर। अब यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब पहले वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर करना, मतलब लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को। ओके, तो जब यहाँ पर बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन को हम निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से निकालना पड़ेगा, 2s से निकालना पड़ेगा। यहाँ पर 2s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है और उसके बाद 2s जो s ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है ना, मतलब न्यूक्लियस s इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है। और उसके बाद बोरॉन के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 2p ऑर्बिटल के अंदर है, उस इलेक्ट्रॉनों को यदि हमें बाहर निकालना है तो वो न्यूक्लियस जो होता है वो p इलेक्ट्रॉनों को s इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा कम खींचता है। कम खींचता है तो p इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या होता है, आसान होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो 2s के अंदर है तो s ऑर्बिटल भी भरा हुआ है और s इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस ज़्यादा खींचता है, इसलिए यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। जब एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी तो उसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, है ना। किसकी अपेक्षा, बोरॉन से। क्यों, क्योंकि बोरॉन के अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे 2p के अंदर है तो 2p इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस उतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता नहीं है ना। तो 2p इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बिल्कुल ईजी होता है, तो उसके लिए एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किससे कम हो जाएगी, बेरिलियम से। ओके, तो ये जो बात मैंने आपको बताई, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण हमारा Be के अंदर इलेक्ट्रॉन 2s के अंदर होने के कारण इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है और बोरॉन के अंदर हमारा इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर होता है जिससे इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होता है। तो इसलिए हमारी बोरॉन की आयोनाइजेशन जो एंथैल्पी होती है वो बेरिलियम से क्या होती है, कम हो जाती है। क्लियर। तो इसी बात को यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। तो बिकॉज इन बेरिलियम द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन, मतलब जब इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकालते हैं ड्यूरिंग द आयोनाइजेशन, जब आयोनाइजेशन करते हैं उस समय, इज एन s इलेक्ट्रॉन, है ना। मतलब जब बेरिलियम के अंदर इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है तो हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ से निकालते हैं,
s ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, मतलब s इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। वेयर एज द इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ बोरॉन, और जब बोरॉन के अंदर जब आयोनाइजेशन करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन हम कहाँ से निकालते हैं, तो इज एन p इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 2p के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। तो क्या होता है, तो एन s इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द न्यूक्लियस, है ना, मतलब s इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, मोर देन एन p इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन से s इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सो द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज स्लाइटली लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम। तो बोरॉन के अंदर 2p इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते नहीं हैं न्यूक्लियस से, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें कम रहेगी। तो बोरॉन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी बेरिलियम से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, उनके अंदर हमारी ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए और नाइट्रोजन की कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, उसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा क्यों होता है, उसको एक क्वेश्चन के रूप में आपके सामने लिखा है। तो वाई विल द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो नाइट्रोजन से कम होती है, तो ऐसा क्यों होता है उसको हमें समझना है। ओके, तो इसका जवाब भी आपको मिलेगा कहाँ से, इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, किसके, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हमें देखना है और समझना है कि कौन सा इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है, दोनों का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। 7 इलेक्ट्रॉन हम कहाँ कहाँ भरेंगे उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, आपको पता ही है पहले से, 1s2 2s2 और 2p3, ये तो हो जाएगा हमारा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p4, है ना। मतलब यहाँ पर जो लास्ट में जो 2p ऑर्बिटल है उसको ध्यान से देखना है, यहाँ तो दो इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है, 2p को ध्यान से देखना है। 2p के अंदर, नाइट्रोजन के अंदर तीनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, और ऑक्सीजन के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो उसी 2p ऑर्बिटल के अंदर हमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को हम भरते हैं। तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमें क्या पता चल रहा है, तो हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि नाइट्रोजन का जो 2p ऑर्बिटल है वो हाफ फील्ड है, मतलब जब हाफ फील्ड ऑर्बिटल होता है तो वो स्टेबल होता है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होता है, कठिन होता है ना। मतलब नाइट्रोजन के अंदर जो 2p इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज़्यादा देनी पड़ेगी। ओके, और उसके बाद जब हम ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन के अंदर ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन हमारा पेयर्ड है ना, ये तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी कहाँ भरा हुआ है, उसी 2p ऑर्बिटल के अंदर भरा हुआ है ना। मतलब 2p ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। जब रिपल्सन इंक्रीज होता है तो हमारी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है ना। और उसके बाद भी जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन को हम हटाते हैं, है ना, इस इलेक्ट्रॉन को मान लो हमने हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा किसके समान हो जाता है, नाइट्रोजन के समान हो जाता है, जो हमारा क्या है, हाफ फील्ड p ऑर्बिटल हमें प्राप्त होता है, जो हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। मतलब ऑक्सीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन वो रिमूव होना चाहता है कि वो आसानी से रिमूव हो जाता है। क्लियर, मतलब जब आसानी से रिमूव हो जाता है तो क्या होगा, उसके लिए एनर्जी हमें कम देनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी कम देनी पड़ेगी और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो एनर्जी किस में ज़्यादा देनी पड़ेगी, नाइट्रोजन के अंदर, है ना, और ऑक्सीजन के अंदर हमें क्या देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन की ज़्यादा हो जाएगी और ऑक्सीजन की कम हो जाएगी। तो ये रीज़न होता है कि हमारी ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन से क्या होती है, कम होती है। क्लियर, तो इसी बात को मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, उसको ध्यान से देखिएगा। तो बिकॉज इन नाइट्रोजन 2p ऑर्बिटल इज हाफ फील्ड, नाइट्रोजन के अंदर जो 2p ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, हाफ फील्ड होता है। हैंस दिस ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल, मतलब ये वाला ऑर्बिटल हमारा मोर स्टेबल होता है। जब मोर स्टेबल होता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता है, कठिन होता है ना, इजी नहीं होता है। ओके, एंड इन ए ऑक्सीजन एटम 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द सेम 2p ऑर्बिटल, है ना। मतलब जो हमारे ऑक्सीजन के अंदर जो 4 इलेक्ट्रॉन जो हम भर रहे हैं, है ना, ये चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ जो भरा हुआ था, तो 4 इलेक्ट्रॉन जो हम भर रहे हैं वो 4 इलेक्ट्रॉन सेम 2p ऑर्बिटल के अंदर हम भरते हैं। ओके,
तो रिजल्टिंग इन ए इंक्रीज्ड इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जिससे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाता है, रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है ना, बढ़ जाता है। सो इट इज इजियर टू रिमूव फोर्थ 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, इसलिए 2p ऑर्बिटल से ये जो चौथा इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, इजी हो जाता है ना। देन टू रिमूव वन ऑफ द 3 2p इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नाइट्रोजन, मतलब नाइट्रोजन के अंदर जो 3 हमारे जो 2p इलेक्ट्रॉन है, 3 जो 2p इलेक्ट्रॉन है उसको निकालना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है, और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या हो जाता है, इजी हो जाता है इसकी अपेक्षा। ओके, तो इसलिए हमारी नाइट्रोजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी नाइट्रोजन से कम होती है ना। दोनों बातें एक ही है। क्लियर? तो ये जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के अंदर ये जो इस प्रकार का ये जो ऑर्डर जो आपके सामने लिखा है उसमें बीच बीच में कुछ ये अपवाद होते हैं, तो इसका क्या रीज़न है, इसको मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया। ओके, इसके अंदर आपके कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी जो फोर्थ टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, ये तो हमारी थी थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, उसके बाद जो फोर्थ हमारी प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।